आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि हम अंतरिक्ष से जब हमारी पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो हमें ये नीले रंग की दिखाई देती है और कुछ जल क्षेत्र है और कुछ धरातलीय क्षेत्र है। इन्हीं बड़े क्षेत्रों को, उच्चावचों को हम महाद्वीपीय और महासागरीय नाम देते हैं। ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। इसके बाद में द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और झील, महासागरीय बेसिन शामिल कर लिए जाते हैं। और देखा जाए कि पर्वत, तो आज का हमारा टॉपिक है पर्वतों की उत्पत्ति। इसके अंदर पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया है कोबर महोदय ने। तो कोबर महोदय का पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। तो बात करते हैं कोबर महोदय की। कोबर महोदय जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने पर्वत निर्माण सिद्धांत दिया जिसका आधार भूसंनति को माना। अब बात करते हैं कि ये भूसंनति क्या है। कि दो तरफ से अगर कठोर भूभाग हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र अगर कमज़ोर है तो वो भूसंनति कहलाता है। देखिए, हमारी पृथ्वी के अंदर अगर आपको कहीं पर भी क्या है सागर दिखाई दे तो आप क्या कहेंगे कि इर्द गिर्द के क्षेत्र से वो क्या है, कुछ नीचा है, तभी तो वहाँ पर जल एकत्र हुआ है और सागर का रूप लिया है उसने। ऐसा ही कुछ कोबर महोदय ने बताया कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो कोई गहरा स्थान था वो अगर कुछ पतला था और कुछ लंबाई में था। जैसे कि अगर आपने सांभर झील को देखा होगा राजस्थान की, तो उसमें लगभग 3 से 10 किलोमीटर की चौड़ाई है, लेकिन 35 किलोमीटर लंबी झील है वो। तो वो क्या है, संकीर्ण है, पतली है, लेकिन लंबी है। इन्होंने जो भूसंनति, जिस भूसंनति का नाम लिया, उस भूसंनति की जो संकल्पना थी वो होल व डाना महोदय ने दी थी। किसने? होल व डाना महोदय ने। उन्होंने बताया था कि जो धरातल के ऊपर जो लंबे और संकरे, यानी लंबे और संकरे और उथले जो हैं, जो धरातल जिसका जल क्या है अत्यधिक गहरा नहीं है, मतलब गर्त हैं, उथले जो गर्त हैं, उन्हें भूसंनति कहा जाता है। लेकिन कोबर महोदय ने थोड़ा सा इसमें परिवर्तन किया। कहा कि जो लंबे जल क्षेत्र हैं लेकिन संकीर्ण नहीं, कुछ चौड़े भी हैं, इनको बड़े क्षेत्र में क्या करना था, ये पर्वतों के निर्माण को दिखाना था। इन्होंने कहा कि ये सागर कुछ चौड़े भी थे। तो उन्होंने सागर के निचली तली को क्या कहा, या सागर सहित तली को क्या कहा, भूसंनति। तो दोबारा सुन लीजिए, भूसंनति क्या है। तो भूसंनति धरातल के ऐसे कुछ स्थान हैं जहाँ पर जल एकत्र हो जाता है, जिनमें नदियाँ लगातार लाकर क्या है, अवसाद यानी कि तलछट को इकट्ठा करती है। नदियाँ स्वच्छ रूप से नहीं आती। आपने देखा होगा कि हमारे घर में वाटर वर्क्स का जो पानी आता है उससे भी हमारी जो नीचे की टैंकी है उसके अंदर भी क्या है, कुछ जो अवसाद है, जो तलछट है, वो जमा हो जाती है। तो यहाँ पर तो नदियाँ जो है काफ़ी मलबा लेकर आती है अपने साथ। तो वो मलबा, अवसाद, तलछट जिसको बोलते हैं, ये इस सागर में लगातार गिर रहा है। इसके गिरने की वजह से तली के अंदर लगातार क्या है, ये मलबा बैठ जाता है। फिर इसके बाद में फिर से नदी आती है, लगातार नदी का क्रम तो जारी है। ये क्रम जो है ये लंबे समय है जिसके अंदर भूसंनति का निर्माण हम देख नहीं पाते। तो एक जीवन काल के अंदर हम इस निर्माण को देख नहीं पाएंगे। तो एक कल्पना ही है कि नदी जो है वो लगातार अवसादों का जमाव कर रही है और तली में लगातार क्या है, भार बढ़ रहा है। इस तली में लगातार जैसे जैसे भार बढ़ेगा ये तली नीचे की ओर बैठ जाएगी। ये तली जैसे नीचे बैठेगी उसके ऊपर अवसादों का भार और पड़ेगा, क्योंकि नदी तो अपने काम में जारी है, काम कर रही है, करती रहेगी। तो ये अवसाद धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठते जाएंगे। लगातार अवसादों का क्रम नीचे की तरफ जारी है। इसके ऊपर दूसरी परत बिछाएगी, वो नीचे बैठेगी तीसरी परत, वो नीचे बैठेगी चौथी परत। तो लगातार ये परतें अवसादों की क्या है, यानी कि परतदार चट्टान इसके अंदर
बन जाएगी। अब बात करते हैं, कोबर महोदय ने इस भूसन्नति को आधार माना और कहा इस भूसन्नति के दोनों ओर क्या है, अग्र प्रदेश हैं, यानी कठोर भाग हैं। इसकी क्या है, दोनों तरफ ही कठोर भाग हैं, बीच में अवसादों का जमा हो रहा है, वो उससे क्या है, कुछ कमज़ोर है, यानी कि इतने सॉलिड नहीं है। लेकिन किनारे पे क्या है, ये जो किनारा है इस तरफ और उस तरफ, दोनों तरफ ही अग्र प्रदेश, कठोर दृढ़ भूखंड हैं इस तरफ। अब ये लगातार अवसादीकरण की वजह से इसमें अवतलन हो रहा है, किसमें, इस भूसन्नति की तली के अंदर अवतलन हो रहा है। लगातार इस अवतलन की वजह से ही तली नीचे की तरफ बैठ रही है और इसमें अवसाद और लगातार आ रहा है। समय बीतता है, अब अवतलन कंप्लीट हो चुका है, अब काम करता है दोनों तरफ का अग्र प्रदेश। अब काम कैसे करता है, इन्होंने कहा आधार माना किसको, हमारी पृथ्वी के संकुचन को। अब मेरा मानना है कि पृथ्वी जो है वो आकार में संकुचित कैसे हो सकती है, जब ये अंदर से गर्म है, इसमें से उष्मा बाहर निकलेगी। जब इसमें से उष्मा बाहर निकल जाएगी, लगातार विकिरण हो रहा है इसमें, तो ये अपने आकार को भी क्या कर रही है, छोटा कर रही है। जब आकार छोटा होगा तो दबाव कहाँ पड़ेगा, इसके बाहरी खोल पर, और बाहरी खोल आप देख रहे हो, दोनों तरफ से बाहरी खोल दबाव देगा कहाँ, कोमल क्षेत्रों में। जो सॉलिड क्षेत्र होगा, कठोर क्षेत्र होगा, उसमें इफेक्ट दबाव तनाव तो पड़ेगा, दबाव तो पड़ेगा, लेकिन उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना कि बीच में अगर कोमल क्षेत्र आ जाए तो वो पेस्ट की तरह बाहर ऊपर की तरफ उठेगा, दबेगा दोनों तरफ से। इन्होंने कहा कि दोनों अग्र प्रदेश एक दूसरे के निकट आने लगे। निकट आने की वजह से भूसन्नति की जो तली है उस पर अवसाद जो थे उन पर दबाव पड़ा। जैसे कि एक संडासी जो है उससे जो दबाव पड़ता है, संडासी आपने देखी, उसका जो दबाव पड़ता है, उसी प्रकार से अंदर से मलबा बाहर की तरफ आने लगता है। प्लास देखा होगा आपने, प्लास, तो प्लास के अकॉर्डिंग ही संडासी के जैसे दबाते हैं, दो तरफ से दबाव पड़ता है, बीच की कोई चीज़ है तो वो दबती है। ऐसे ही अवसादों को दोनों तरफ से क्या मिला, संपीड़न हुआ, दबाव पड़ा, इसे कहते हैं संपीड़न। जब दबाया जाए तो कंप्रेस हो जाता है। इसी संपीड़न की वजह से क्या है, ये मलबा ऊपर उठ गया। इसी संपीड़न की वजह से कुछ मलबा ऊपर उठा तो कुछ मलबा जो है नीचे की तरफ भी, गहराई में भी प्रविष्ट हो गया। अब ये जो कहते हैं कि अगर दोनों तरफ से अग्र प्रदेश तीव्र गति से आते हैं तो पूरा का पूरा मलबा ही क्या है, ये देखिए आप, पूरा का पूरा ही मलबा जो है वलित हो जाएगा। अगर ये दबाव जो है, अग्र प्रदेश धीमे धीमे आगे की ओर आते हैं और किनारों पर ही क्या है, सिर्फ प्रभाव पड़ेगा इसका। जैसे आप देख सकते हैं केवल किनारे का भाग ही क्या हुआ है, वलित, इस तरफ और उस तरफ, दोनों ही अग्र प्रदेश जो हैं वो एक दूसरे के निकट आ रहे हैं, जिसकी वजह से किनारे पर भार पड़ रहा है। और दोनों ही अग्र प्रदेश की वजह से किनारे वाले भाग ही, सिर्फ इनका ही क्या है, जो मलबा है वो वलित हुआ है। अब देखो, वलित पर्वतों का निर्माण हो गया, लेकिन वलित पर्वत कहते किसे हैं, यानी मोड़दार, आप इसको मोड़दार पर्वत भी कह सकते हो। एक कागज या किताब जिसको दोनों तरफ से दबाइए, बीच में से मुड़ जाएगी तो उसको अपने क्या कहेंगे, ये वलित हो गई, इसमें वलन पड़ गया। ऐसे ही इन पर्वतों को भी कहा जाता है वलित पर्वत। कई बार क्या है, तीव्र गति से होने पर ये अत्यधिक ऊंचा उठ जाता है, लेकिन कई बार जो है वो अग्र प्रदेश धीमी गति से आगे आते हैं तो मलबा किनारे वाला ही उत्थित हो जाता है, उठ जाता है, लेकिन मध्य का भाग इस उठाव से या वलन से अप्रभावित रहता है। ये मध्य का भाग जिसे मध्य पिंड कहा जाता है, और ये जो मध्य पिंड है इसी को कोबर महोदय ने जर्मन भाषा में स्वासीनबर्ग कहा है। और ये जो किनारे वाले जो वलित ऊंचे जो किनारे वाले भाग हैं जो वलित हो चुके हैं, इन्हें रेंडकेटन कहा है। अब बात करते हैं अग्र प्रदेशों को जर्मन भाषा में इन्होंने क्या नाम दिया है, तो क्रेटोजेन कहा है। इस तली के नीचे धंसने को अवतलन कहा जाता है, अंदर पड़े मलबे को अवसाद कहा जाता है। अब अपनी बात करें कि पर्वत निर्माण के संबंध में जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, इसका संक्षिप्त रूप कैसे है, तो इसे 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। प्रथम अवस्था भूसन्नति की अवस्था, दूसरी अवस्था आप देख सकते हैं पर्वतों की उत्पत्ति की अवस्था,
तीसरी अवस्था, इसे हम पर्वतों के विकास की अवस्था कह सकते हैं। अगर भूसन्नति की अवस्था की बात करें तो भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा जाता है। जिस प्रकार एक बच्चे का जन्म होने के बाद में उसे पालने में रखा जाता है, इसका रूप हूबहू वैसा ही है। उसके बाद में अगर इसे माना जाए तो ये लगातार क्या है, नीचे की तरफ अवतलित होती है और इसका ये रूप इसे मिल जाता है। इसके बाद में बात करें तो पर्वतों की उत्पत्ति की अवस्था, जिसमें अग्र प्रदेश काम करते हैं और ये मलबा जो है ऊपर की तरफ उठने लगता है। तीसरी अवस्था, जिसमें पर्वतों के विकास की अवस्था जिसे कहा जाता है, इस अवस्था में पर्वत अपने संतुलन को स्थापित करने में लगे रहते हैं। इस पर अपर्दन के कारक काम करने लगते हैं, अपक्षय के कारक यानी अन्नाच्छादन इसका होने लगता है और ये अपने इस रूप से जो है वो रूप परिवर्तन करके अपने धरातल के साथ में संतुलन स्थापित कर लेता है। कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत में भी कमियां बताई, कहा कि ये जो बल था पर्याप्त नहीं था। कौन सा? संकुचन शक्ति का जो बल था ये पर्याप्त नहीं था। इससे अग्र प्रदेश तो आगे आ सकते हैं, लेकिन इतना ऊंचा जैसे कि वर्तमान में हिमालय, कुनलुन, तिब्बत ऐसे पठार पर्वत निर्माण नहीं हो सकते, यानी कि इस शक्ति को इन्होंने पर्याप्त नहीं माना। अगर और बात करें तो इन्होंने जो बताया था कि कुछ अवसाद ऊपर की तरफ आया तो पर्वतों के रूप में, कुछ ये कंप्रेस होने की वजह से अंदर गहराई में भी चला गया, तो ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं कि अवसाद अत्यधिक गहराई तक पाए जाते हैं, तो ये भी निराधार है। इसके बाद में जो स्वेस महोदय ने इनका विरोधाभास करते हुए एक कहा कि अग्र प्रदेश सिर्फ एक होता है। इन्होंने क्या कहा था? दोनों अग्र प्रदेश होते हैं। स्वेस महोदय ने क्या कहा कि इसमें से एक ही अग्र प्रदेश होता है, दूसरा तो पृष्ठ प्रदेश होता है जो एक जगह स्थिर होता है, आगे नहीं खिसकता। सिर्फ अग्र प्रदेश एक ही होता है, फोरलैंड, जो आगे की ओर खिसकता है। तो ये सिद्धांत में कुछ कमियां थी जिनकी वजह से इस सिद्धांत को थोड़ा काल्पनिक समझा गया।